बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं उन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूं जो आपके मन में सबसे पहले तब आते हैं जब आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी को करना शुरू करते हैं या फिर तैयारी कर भी रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट आपके मन में आता है वो ये है कि कैन वी स्किप सम यूनिट्स। हम जानते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर पार्ट बी और सी के लिए 13 यूनिट है जो हमें करनी होती है। तो उन 13 यूनिट में से क्या कुछ ऐसी यूनिट है जिनको हम स्किप भी कर सकते हैं, यानी हम छोड़ सकते हैं? क्या जरूरी है कि 13 की 13 यूनिट ही हम करें या फिर कुछ छोड़ भी सकते हैं? तो सबसे पहला डाउट ये आता है। तो अगर मैं कहूं कि इसका आंसर है यस, आप कुछ यूनिट्स को छोड़ भी सकते हैं। आगे जानेंगे कि कैसे और क्यों छोड़ सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपके मन में डाउट आता है कि कितनी यूनिट्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, यानी 13 में से ऐसी कितनी यूनिट हैं जिनको हम छोड़ दें तो भी हम क्वालिफाई कर लें। और थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी यूनिट है जिनको हम छोड़ सकते हैं और कौन सी ऐसी यूनिट है जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डाउट से कि कैन वी स्किप सम यूनिट्स। तो यहां पर लिखा है यस यू कैन, यानी कि 13 यूनिट जो होती हैं जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको 13 की 13 ही करनी होंगी। यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस का नेट भी और JRF भी करना चाहते हैं तो 13 यूनिट कंपलसरी नहीं है। अब इसका भी आपके पास ये डाउट होगा कि क्यों ऐसा, किस लिए आप कह सकती हैं। तो देखिएगा यहां पर हमें इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देखना होगा। हम जानते हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। यहां पर सिलेबस के अंदर जो 13 यूनिट है, यानी कि आपके सिलेबस के रिगार्ड में ये 2 पार्ट होते हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पार्ट बी की और सी की। पार्ट बी के अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं और आपको यहां पर 35 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। 35 से ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते इन पार्ट बी। तो यहां पर आपके पास 15 क्वेश्चंस का चॉइस होता है, यानी आप छोड़ सकते हैं। बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी के अंदर टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 75 है और आपको केवल 25 ही करने होते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और यहां पर अगर बात करें तो 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पास चॉइस में होते हैं। तो देखो, इसको एनालाइज करने के बाद हमने जाना कि हमारे पास हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस हाई नंबर ऑफ चॉइस होती है। इस पेपर के पैटर्न को देखकर हमने क्या जाना है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, साथ साथ बहुत सारी चॉइस भी होती है। अब चॉइस का और क्वेश्चंस का स्किप करने से क्या मतलब है? देखो, मतलब ये है, हम मान लेते हैं कि हमारे एग्जाम के अंदर 13 यूनिट है और उन 13 यूनिट में से 50 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल। और अगर आपको 50 क्वेश्चन में से 50 ही करने होते तो इसका मतलब है कि आपको 13 की 13 यूनिट पढ़नी पड़ती, अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पास सिलेबस में 13 यूनिट है, मान के चलो 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 में से केवल आपको 25 ही करने हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ यूनिट को अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपका काम चल सकता है, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहां पर सेम यही कंडीशन है कि हमारे पास सिलेबस में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ हमारे पास बहुत सारी चॉइस भी होती है, तो हम यूनिट को छोड़ सकते हैं। मैंने भी ऐसा किया है। जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी 13 यूनिट कंप्लीट नहीं की थी, कुछ एक यूनिट ही मैंने की थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, एंड मैंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यहां पर ये बताना चाहती हूं कि आप सारी यूनिट ना भी करें तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी यूनिट या फिर हमें कितनी यूनिट करनी होंगी। आपने ये तो बता दिया है कि यूनिट छोड़ सकते हैं, लेकिन कितनी छोड़ सकते हैं, कितनी कर सकते हैं। देखो, इसको समझाने के लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे। तो कई सारे जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करने के बाद मैंने जाना कि जो एक यूनिट है हमारे सिलेबस के अंदर, जो 13 में से एक यूनिट है, वो 20 से 25 मार्क्स की आती है। ठीक है, 20 की भी आ सकती है, 30 की भी आ सकती है, 40 की भी आ सकती है, 45 मार्क्स तक भी आ सकती है, यानी मैंने रेंज में रखा है 20 से 45 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो हम यहां पर एक सेफ साइड के लिए मान लेते हैं कि हमारी एक यूनिट जो है वो 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, अब फर्स्ट केस ये है कि आपने 6 यूनिट की है और 7 यूनिट छोड़ दी है। 13 में से आपने 6 यूनिट तो कर ली है लेकिन 7 छोड़ दी है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो अगर आपने 6 यूनिट की है और एक यूनिट 20 मार्क्स की है तो बेसिकली आपने 120 मार्क्स का किया है, आपने 120 मार्क्स का तैयार किया है। ठीक है, और अगर कट ऑफ की बात करें तो बेसिकली 110 से 125 तक कट ऑफ जाती है नेट JRF के लिए, यानी अगर आपके मार्क्स इस बीच में होते हैं तो आपका नेट और JRF दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, फिर तो हम 6 यूनिट ही कर लेते हैं।
क्योंकि हम इसके रेंज के बीच में आ रहे हैं 120 से, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने देखो 120 मार्क्स आपके आए नहीं है, आपने केवल तैयार किया है 120 का। कई बार क्या हर बार ऐसा होता है कि जब कभी भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जो क्वेश्चन हमें आता है हम उसे भी भूल जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन हमने अच्छे से किया था हम उसे भी गलत करके आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो यूनिट हमने तैयार की है वहां से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते। हमें पता होता है कि ये उस यूनिट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं कर पाते, कुछ इस तरीके से घुमाकर दिया जाता है ना। तो बेसिकली हमने यहां पर किया तो 120 का ही है, लेकिन कभी भी हमारे 120 मार्क्स यहां से नहीं आएंगे, है ना। तो अगर सब चीजों को कंसिडर करें तो आपके 120 तैयार करने से आपके 80 से 90 मार्क्स ही आ पाएंगे, अगर मैं सारे पॉइंट को कंसीडर करके चलती हूं। तो अब मुझे बताइए, क्या 80 और 90 में आप ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो 6 यूनिट के लिए बिग नो, आपको 6 यूनिट नहीं करनी है, उससे ज्यादा ही करनी होगी। अब बात आती है, ठीक है 6 नहीं करनी है तो हमें कितनी यूनिट्स करनी होंगी। चलिए तो सेकंड केस पर चलते हैं, दैट इज 9 यूनिट। अगर आप अपनी 9 यूनिट कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो 9 यूनिट और 1 यूनिट हमने मान के चली है 20 की, तो बेसिकली यहां पर आपने 180 मार्क्स का तैयार कर लिया है। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आप भूल जाएंगे, कुछ गलत कर देंगे, कुछ आपसे नहीं बनेंगे, तो भी अगर आपने 180 का तैयार किया है तो आप 120 से 140 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं, अगर आप 180 का तैयार करके चलते हैं। तो 9 यूनिट के लिए मैं क्या कहूंगी? बिग यस, यानी कि आप 9 यूनिट, या फिर अगर 9 से भी और सेव किया जाए तो 9 से 10 यूनिट अगर आप कर लेते हैं, 9 से 10 यूनिट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 13 में से आपने मान के चलिए 10 यूनिट कर ली है, तो आपके पास 3 यूनिट का ऑप्शन है, आप 3 यूनिट को छोड़ सकते हैं। सच में बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर आपको 3 यूनिट का भी चॉइस मिलता है छोड़ने का, है ना। तो अभी हम 2 क्वेश्चंस को अपने देख चुके हैं कि क्या हम यूनिट को स्किप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी यूनिट हमें करनी होगी? तो 9 से 10 यूनिट सेफ साइड में आपको आकर लाकर रख देगी अगर आप करते हैं तो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है कि ये तो हमने देख लिया है कि 9 से 10 यूनिट करनी है, लेकिन 13 यूनिट में से कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको हमें कभी नहीं छोड़ना है, जिसको हम छोड़ सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूं। तो देखिएगा, सिलेबस के अंदर 13 यूनिट होती है, हम जानते हैं, आप जानते ही होंगे। सिलेबस के अंदर 13 यूनिट होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं, तो फर्स्ट यूनिट ये होती है। सेकेंड यूनिट है सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी एंड 13 है मेथड्स इन बायोलॉजी। तो बेसिकली ये 13 यूनिट होती है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये जो 4 यूनिट है, जो स्टार्टिंग की 4th यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये बहुत जरूरी यूनिट है, आपको इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अब ये जरूरी क्यों है? देखो, इसके लिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस यूनिट से हर बार 35 से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आगे जितनी भी 13 यूनिट हम करने वाले हैं, उन सभी का जो फाउंडेशन है, यानी कि जो बेस बनाता है, वो ये यूनिट है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो आपके पास 2 सॉलिड रीजन है इस यूनिट को करने के, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज को भी एनहांस करेगा ये यूनिट, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेकंड बात करें सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता ही होगा 9th क्लास से हम सेल के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सेल और सेल बायोलॉजी हमारे लिए कितना जरूरी है, तो इस यूनिट को भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। साथ में 3rd यूनिट दैट इज फंडामेंटल बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें भी जो सेंट्रल डोग्मा वाली प्रोसेस आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। और 4th यूनिट दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ये भी एक बहुत जरूरी यूनिट है। तो ये 4 यूनिट जो इस यहाँ लिखी है, या फिर स्टार्टिंग की जो 4th यूनिट है, ये तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। चलिए तो आगे बात करते हैं 4th के बाद। जो 5th है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इनके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो देखो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए बात यह है
कि ये यूनिट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ में दिक्कत ये है कि यहाँ इस यूनिट में याद करने का बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आप चीजों को याद रख सकते हैं काफी समय तक, तो ये यूनिट आपके लिए परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी एबिलिटी को भी एनहांस करेगा, यानी कि आपकी जो मेमोरी पावर है उसको भी यूज करके आप यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए बात यह है कि अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप इस यूनिट के लिए जा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो अगर आपके पास मास्टर्स में बॉटनी था तो फिर तो आपको प्लांट बायोलॉजी बिल्कुल ही करनी है। अगर नहीं था, आपका इंटरेस्ट है, तो भी आप कर सकते हैं, यानी आपके लिए चॉइस की तरह है ये कि अगर बॉटनी है तो करना ही है, अगर बॉटनी नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर बॉटनी नहीं था लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी की। अगर आपके पास मास्टर्स में जूलॉजी था तो आप इस यूनिट को बिल्कुल करेंगे ही, अगर नहीं था तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और अगर नहीं था लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये मैं कहूंगी आपको नहीं छोड़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर आप इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर ये यूनिट है, काफी लेंदी नहीं है, छोटी ही है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना ही है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इसको आप बेसिकली छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो मेमोरी का है, यानी कि आपको याद ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन यहां से जो सवाल आते हैं आपके पेपर में वो कुछ ज्यादा नहीं, यानी कि थोड़े से कम मार्क्स कैरी करती है यूनिट, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसको करना। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोलॉजी और एवोल्यूशन। ये दो यूनिट जो हैं ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अच्छा, क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि ये यूनिट काफी आसान है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन बहुत आसान है, यानी यहां से जो सवाल आपके पेपर में आते हैं अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो उनको कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो ये दो यूनिट जो है इकोलॉजी और एवोल्यूशन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से जो मार्क्स हैं वो भी बहुत ज्यादा मार्क्स में मतलब ये पूछी जाती है, तो ये दो यूनिट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी, ये थोड़ी छोटी यूनिट है और मार्क्स भी कम कैरी करती है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। साथ में बात करें मेथड्स इन बायोलॉजी की, तो अगर आपको आगे जाकर पीएचडी करना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये यूनिट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस यूनिट में जो भी लैब के अंदर हम चीजें यूज करते हैं उनके बारे में सिखाया जाता है। तो मेथड्स इन बायोलॉजी ये भी आपके लिए काफी अच्छी है। तो ये सब देखने के बाद अब बात आती है, मैं आपको बताना चाहती हूं ऐसी यूनिट जो आपको कभी भी नहीं छोड़नी है। ऐसी 7 यूनिट है जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री जरूर करना है, सेल बायोलॉजी जरूर करना है, फंडामेंटल बायोलॉजी भी जरूर करना है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। ये 7 यूनिट ऐसी हैं जो आपको अपनी तैयारी के दौरान बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? 2 पॉइंट है। फर्स्ट ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे भी आते हैं, इसलिए नहीं छोड़ना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप आगे जाकर पीएचडी करना चाहते हैं तो भी ये बहुत जरूरी है, अगर आप आगे जाकर टीचिंग कराना चाहते हैं तो भी ये बहुत जरूरी है, और अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं ऑब्वियसली तो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को एनहांस करता है, आपका फाउंडेशन बना देता है। तो ये 7 यूनिट तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं अपनी पेपर के तैयारी के दौरान। ठीक है, अब आगे बात करें ये जो 2 यूनिट है 9th और 10th, दैट इज डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म और अप्लाइड बायोलॉजी, इन 2 यूनिट को हम छोड़ सकते हैं, मतलब आप छोड़ सकते हैं, इनको करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जो 13 यूनिट हमने पढ़ी है, इनमें से अगर बात करें 13 यूनिट में से जो हमने अभी पढ़ी है, देखा है इनके बारे में, तो बेसिकली ये यूनिट जिसको मैं स्टार कर रही हूं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये तो आपको जरूर करनी है, जिसमें कि ये हो गया है यस। तो ये यूनिट जिस पे मैंने स्टार किया है बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और ये जो यूनिट है जिसको मैं रेड से कर रही हूं दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और अप्लाइड बायोलॉजी, इनको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो मैं ग्रीन से कर रही हूं, इन यूनिट के लिए आपके पास ऑप्शन है, जिसमें कि एक ये है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। इन 4 यूनिट के लिए आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये 7 यूनिट तो जरूर करनी है, आपको 9 से 10 करनी है, तो ये 7 तो जरूर करनी है। बाकी इन 4 में से आप बाकी जो बची है इनमें से आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पर ये बेस है। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो हमने कंप्लीट कर दी है। ये तीनों डाउट मैं मेरी तरफ से तो कर चुकी हूं, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू।